कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए, जिस पर बीजेपी ने अब करारा पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में करप्शन से मंत्री भी परेशान हैं। अखिलेश यादव ने करप्शन पर यूपी सरकार पर निशाना साधा और उसके बाद बीजेपी ने अखिलेश यादव को एसपी सरकार की याद दिलाई। एसपी के शासनकाल में दंगा, करप्शन, कर्फ्यू को लेकर बीजेपी ने अखिलेश पर पलटवार किया। सीएम योगी ने अग्निवीरों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों को आरक्षण मिलेगा। इस पर तो बात करेंगे ही, साथ ही बात करेंगे अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य में छिड़ी जबानी जंग की भी। एक बार फिर यूपी का सियासी पारा हाई, कौन मोहरा कौन वाईफाई। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। अखिलेश केशव में तकरार, अब मोहरे वाला वार। कानून व्यवस्था पर बीजेपी एसपी आमने सामने। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे सरकार लगातार दावा करती रही है और जिस तरीके से लगातार हम लोग सुन रहे हैं सरकार के विधायक क्या कह रहे हैं, उनके ही अपने नेता ये कह रहे हैं कि उन्होंने जीवन काल में, उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन काल में ऐसा भ्रष्टाचार नहीं देखा होगा जो इस सरकार में चल रहा है। पार्टी के नेता किस मुंह से कानून व्यवस्था की बात करते हैं, बड़ा आश्चर्य है। और समाजवादी पार्टी सरकार के समय जो कुकर्ते हुए थे वो समाजवादी पार्टी को याद रखने चाहिए। मुजफ्फरनगर का दंगा लोग भूले नहीं है। दिल्ली में बैठक, अखिलेश का फिर केशव पर निशाना। आप समझ रहे हो कौन मोहरा है? सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल लेंगे किसी से। अखिलेश केशव में तनातनी, यूपी का सियासी पारा हाई। 24 में घुटने टेक कर इन्होंने समझौता किया कांग्रेस से। तो अखिलेश जी पहले अपने बारे में विचार कर लीजिए। कुछ सीटें 2024 में आपने झूठ बोलकर, झूठी योजनाओं का प्रचार करके, संविधान और आरक्षण के बारे में भ्रम फैलाकर ज्यादा पा गए तो इतना अहंकार आ गया। आपका अहंकार 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता तोड़ेगी। दिल्ली वाईफाई पासवर्ड वर्सेस कांग्रेस का मोहरा। अखिलेश यादव जी पिछड़ों के, दलितों के सदा विरोधी रहे हैं और वह स्वयं कांग्रेस पार्टी की मोहरा है। और चर्चा के लिए गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। राकेश त्रिपाठी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हमारे बीच में। अनुराग भदौरिया जी हैं, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता। पुनीत पाठक जी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरएलडी प्रवक्ता अनिल दुबे जी हमारे साथ हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी भी जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले कमेंट अनुराग भदौरिया जी। कानून व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल समाजवादी पार्टी ने उठाए। आज ही बलिया में बड़ा एक्शन हो गया, जहां सीओ से लेकर एसपी और यहां तक कि एसएसपी पर भी कार्रवाई हुई है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने यह भी याद दिलाया जब आपकी सरकार थी तो किस तरह दंगे होते थे या आतंकी घटनाएं होती थी। देखिए, उत्तर प्रदेश में आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, एक तरह से कानून का कोई राज दिखाई नहीं देता है। कहीं आप देखो, माँ बेटी अपना एक घर के अंदर में बुलडोजर के डर की मारे आपने देखा आग जल गई। एक आपने देखा किस तरह से अभी थाने के सामने एक महिला ने आग लगा ली। कैसी घटनाएं रोड पे आपको देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर में किस तरह से बरेली की घटना आपको याद होगी, जिस तरह से गोली रोड पे चलती है, रोड पे मारपीट और धुआं-धड़ा देखने को मिल रहा है। ये तो उत्तर प्रदेश की सरकार भी देखने को मिल रहा है ना लगातार। कितनी घटनाएं गिनाएं, 10 सेकंड। अगर आप पर रोज उठा लीजिए तो आपको सारी घटनाएं मिल जाएंगी। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर कैसी है। उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बीएचयू की घटना भी आपको याद होगी, उन्नाव की घटना भी याद होगी, हाथरस की बेटी के साथ जो अन्याय भी कोई नहीं भूला है। तो यहाँ पे जिस तरह का देखने को मिला है उत्तर प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था का बदहाल देखने को मिला है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं इससे। राकेश त्रिपाठी जी हमारे बीच में। राकेश त्रिपाठी जी, आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बीजेपी सरकार के राज में कानून व्यवस्था ठप है, भ्रष्टाचार चरम पर है, इससे इनके अपने ही परेशान है, चाहे मंत्री हो विधायक।
देखिए समाजवादी पार्टी एक सेकंड अनुराग जी, एक एक करके जवाब लेते हैं। बोले राकेश जी। देखिए समाजवादी पार्टी को इस बात पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार फिर नहीं लौटूंगी है। आपके पास। समाजवादी पार्टी ने किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार और आतंक का एक वातावरण व्याप्त कर दिया था कि 37 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा। अगर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अच्छा काम न किया होता तो 37 वर्षों का रिकॉर्ड न टूटा होता, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता हर बार बड़े आशाओं के साथ, उम्मीदों के साथ कभी सपा को वोट करती थी, कभी बसपा को वोट करती थी, लेकिन ये जाति और जमात की राजनीति को पूरी तरह से तिलांजलि देकर के उत्तर प्रदेश की जनता ने विकास के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी जी के साथ 2014 में आए, 2017 में भाजपा को चुनाव जिताया, 2019 में चुनाव जिताया और 2022 में 37 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ करके योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो ये आरोप बेसलेस है। हाँ, समाजवादी पार्टी को लोकसभा के 2024 के चुनाव में कांग्रेस के साथ कुछ सीटें ज्यादा मिल गई हैं, ये सच है और हम इस जनादेश को स्वीकार करते हैं। इन जनादेश के पीछे कारण क्या है उसकी समीक्षा भी की है कि कैसे 8,500 रुपए खटाखट बता करके इन्होंने वोट हासिल कर लिए। लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, इतने मुगालते में नहीं आना चाहिए। और हम तो पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं, आइए ना 27 के मैदान में, 27 के मैदान में फैसला हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, उसका मैदान सजने जा रहा है। अनुराग जी हंस क्यों रहे हैं, जवाब दीजिए। देखिए जिस तरह की वो बातें करते हैं झूठ बोल के, अरे भैया झूठ और जुमला कौन बोलता है देश के अंदर में? किस पार्टी ने झूठ और जुमला देश को दिया है, सभी जानते हैं। दूसरी बात, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपके मंत्री कह रहे हैं, पूर्व मंत्री मोती सिंह जी कह रहे हैं, ऐसा भ्रष्टाचार हमने अपने जीवन के 40 साल में नहीं देखा। मैं नहीं कह रहा हूं, आपके विधायक कह रहे हैं कि काम करवाने के लिए पंचम तल जाके मुझे अधिकारियों के विधायकों को पैर छूने पड़ रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं। आपके मंत्री, आपके सहयोगी दल के निषाद पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं? संजय निषाद, बुलडोजर चलाओगे तो वोट कहां से पाओगे? आप निर्दोषों पे बुलडोजर चला देंगे, उनके घरों के ऊपर में, घर को तोड़ देंगे, घर के ऊपर में आप जाके नाले पे बोलते हैं रिवर, यहाँ पे रिवर फ्रंट बनाने वाले, नाले पे रिवर फ्रंट बनाओगे या नाले का सुंदरीकरण करने के लिए आप लोगों का घर उजाड़ दोगे? अगर पेड़ लगाना है तो पेड़ लगाने की इतनी जगह आप लगाइए ना। किसी घर तोड़ के पेड़ लगाना चाहोगे? किसी का घर आपके तो उजाड़ के घर यहाँ पे? ठीक है अनुराग जी, इस पर एक काउंटर राकेश जी से, उसके बाद हम बाकी पैनलिस्ट का भी रिव्यू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में तो अनुराग जी आंतरिक लोकतंत्र है, अगर कहीं कोई समस्या है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मुखर होकर के उसको कहते हैं। लेकिन आप अपने विपक्ष का धर्म बताइए ना, समाजवादी पार्टी कहां धरने पर बैठी है? समाजवादी पार्टी ने कहां आवाज उठाई है? टीवी डिबेट्स में आकर के केवल कुछ लफ्ज अल्फाज बोलना और कुछ तुकबंदी करना, ये केवल विपक्ष का काम नहीं होता है। अखिलेश यादव जी ने जितना आज अपरिपक्वता का परिचय विपक्ष के नेता के तौर पर दिया है, हमने देखा है उसे। आज उत्तर प्रदेश में जहां कहीं भी खामियां हमें दिखाई पड़ी हैं, बहुत प्रभावी ठोस कार्रवाई होते हुए दिखाई दी है। अरे उत्तर प्रदेश में बलिया की जिस घटना का जिक्र आप कर रहे हैं ना, उस घटना में कार्रवाई किसने की है? कार्रवाई तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने की ना, समाजवादी पार्टी तो शिकायत करने नहीं आई थी। समाजवादी पार्टी ने खामी बताई थी। आपने अपनी सरकार के समय में जो गलत तरीके से भर्तियां की है उसका खामियाजा जो भुगतना पड़ रहा है। अनुराग जी जवाब भी सुनिए, ठीक है, जवाब भी सुनिए। पुनीत पाठक जी हमारे बीच में, कांग्रेस के प्रवक्ता। पुनीत जी, बलिया में जो कुछ हुआ उसे विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा बनाया, कार्रवाई हुई है, बड़ी कार्रवाई हुई है, सीओ से लेकर एसपी एसएसपी सब पर कार्रवाई हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहे जो जितनी भी दलीलें दे ले, कितना भी अपना सर शतुर्मुर्ग की तरह मिट्टी रह ले, इनकी व्यवस्था नहीं है। ये पिछले कई सालों की व्यवस्था है जिसके बारे में सरकार को पता था, वहां के जनप्रतिनिधियों को पता था, वहां के कर्मचारियों को पता था। और ये जो एक्शन हुआ है, मैं तो यही समझता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो घंटे के स्तर पे किरकिरी हो रही है उससे बचने के लिए हुआ है। अभी योगी आदित्यनाथ जी में और केशव मौर्य जी में क्या चल रहा है वो जग जाहिर है। डिप्टी सीएम की बैठक में नहीं जा रहे हैं, काम पे ध्यान देके इनका ध्यान दूसरी ओर है। और 10 सेकंड में मैं गिनाना चाहता हूं पिछले एक हफ्ते की ताजा घटना है। आपका ध्यान बलिया की इस घटना पे है, लेकिन मैं बलिया की एक बांसडी विधानसभा की घटना पे आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, जहां थाने के सामने दिन दहाड़े मर्डर हो जाता है। देवरिया में मर्डर हो जाता है, गाजियाबाद में मर्डर होता है, जहां पे घेरना पड़ा वहां पे पीड़ित को थाना तहसील, तब जाके उसको न्याय मिलता है। गोंडा में मर्डर होता है। वाराणसी में, लास्ट पॉइंट, वाराणसी में 93 लाख की लूट होती है जहां स्वयं दरोगा को दोषी पाया जाता है। तो किस तरह से भ्रष्टाचार और न्याय व्यवस्था की भेंट ये प्रदेश चढ़ चुका है दोनों भाजपा के बड़े नेताओं के टसल में, ये चीज जग जाहिर है। एक सेकंड, उत्तर प्रदेश की जनता बार बार शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने कहा कि दो नेताओं की टसल में, सीएम डिप्टी सीएम के बीच में क्या चल रहा है, और खुलकर जिस मोहरा पॉलिटिक्स की तरफ आपका इशारा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश यादव ने कह भी दिया, वो किसी को मोहरा बता रहे हैं,
केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि वो खुद कांग्रेस का मोहरा है और कांग्रेस को बाहर से फंडिंग हो रही है सरकार के खिलाफ या जनता के खिलाफ काम करने के लिए। इसका सिर्फ एक जवाब है। अभी भाजपा प्रवक्ता भाई राकेश जी ने बताया कि इनको अभूतपूर्व बहुमत मिला, तो इनको बहुमत मिला है सरकार चलाने के लिए। विपक्ष तो सवाल उठाएगा, जहां हमें गलती लगेगी हम सवाल उठाएंगे सरकार के कामकाज पर, इसके लिए हमें कोई नहीं रोक सकता है। अनुराग भदौरिया जी, आपका कहना है कि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली के वाईफाई का पासवर्ड है, सर्वर एक ही है ना, सर्वर एक ही है भैया। हाँ, नहीं, सर्वर एक ही है। सुनिए, सर्वर एक ही है, लेकिन टावर बहुत सारे लगा दिए हैं। टावर अलग अलग है, कहीं सिग्नल पकड़ रहा है, कहीं सिग्नल छूट रहा है। एक सिग्नल पकड़ रहा है, एक सिग्नल छोड़ रहा है। ऐसे इन दोनों के सिग्नल पकड़ने के चक्कर में जनता छूट जा रही है ना। जनता का देखिए ना हाल क्या हुआ है। जनता तो इस बात का इंतजार करती है कि हमारे हक की बात होगी। महंगाई से हमें निजात दिलाएंगे, कहां से महंगाई दिलाएंगे। बारिश हो रही है, यहाँ पे रोडें धंस जा रही है, लोगों का घर डूब जा रहा है, बाढ़ से राकेश त्रिपाठी जी, क्या जनता से जुड़े काम नहीं हो रहे, सिर्फ सियासत हो रही है? जनता से जुड़े काम नहीं हो रहे? एक कोई दिल्ली में दौड़ रहा है, एक कोई लखनऊ में दौड़ रहा है, एक कोई हवाई जहाज से दौड़ रहा है, बिजली भी एक नहीं कोई गाड़ी में दौड़ रहा है। याद करिए अनुराग भदौरिया अपने सरकार क्या करेगा और लगातार बोला करिए, सुना भी करिए। अनुराग भदौरिया ने जो हल्ला बोल किया, जो आपकी राजनीति है ना, ये पार्टी के मंच पर रखा करिए, टीवी डिबेट में मत किया करिए। लगातार बोलेंगे, सुनेंगे नहीं। 8 घंटे बिजली नहीं मिला करती थी आपके शासनकाल में, आज 18 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इसलिए विकास क्या होता है ये जाकर के आप गांव में देखिए, आप जाते नहीं है ना गांव तक। ये केवल कुछ वीडियो शूट करके, ये केवल आप सनसनी फैलाने का प्रयास जो करते हैं ना, उससे बनता नहीं है मामला। जनता के अनुराग जी जब आप रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जनता के जीवन में कैसे परिवर्तन आए। आज उत्तर प्रदेश में 60 लाख से ज्यादा लोगों के पक्के मकान बनाकर देने का काम उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया है। आज उत्तर प्रदेश के घर घर में नल से जल पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं, उज्ज्वला गैस के कनेक्शन पहुंचाने का काम हमने किया है, शौचालय बनाने का काम हमने किया है। आज यूनिवर्सिटी से लेकर के मेडिकल कॉलेज, हर जिले का पूरा मेडिकल कॉलेज हो गया भाई। उत्तर प्रदेश में कितना आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, लेकिन ये अनुराग भदौरिया और अखिलेश यादव जी को तब पता चला। ठीक है, चलिए इस बीच एक और महत्वपूर्ण फैसला योगी सरकार ने लिया है, अनिल दुबे जी, और वो फैसला ये है कि जो अग्निवीर हैं, जिसे लेकर देश में एक अलग लेवल की पॉलिटिक्स चल रही है, पार्लियामेंट तक में ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि उनको एक निश्चित आरक्षण यूपी पुलिस और पीएसी में मिलेगा। जी आस्था जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बड़े लेवल पर सेना में जाने के लिए प्रिपेयर करते हैं लोग। नहीं, ये तो योगी सरकार ने, योगी जी ने ये अच्छा फैसला लिया है कि जो अग्निवीरों को पुलिस में और पीएससी में जो है छूट देने की बात की है, उनको आरक्षण देने की बात की है, तो ये अच्छा फैसला है, इसका हम स्वागत करते हैं। और हम तो पहले से भी कह रहे हैं कि अगर सेना में भर्ती भी शुरू कर दी जाए, अग्निवीरों के लिए इतनी चिंता हो रही है, ये स्वागत योग्य है, लेकिन अगर सेना में भर्ती भी शुरू की जाए, ये बात भी हम लोग करते हैं कि नई भर्तियाँ भी शुरू हों। और बाकी जो अन्य बातें हैं, जिन बातों को लेकर के यहाँ पर बहस हो रही है कि कानून व्यवस्था की स्थिति पर, इस पर, तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। बेकार में अगर विरोध करने के लिए विरोध केवल किया जाए, जहाँ कहीं भी थोड़ी बहुत घटनाएं हो रही हैं तो उसको सरकार संज्ञान में लेकर के काम कर रही है और जबरदस्ती आरोप लगाए जा रहे हैं, ये गलत है। ठीक है, तो अग्निवीरों को लेकर सीएम योगी ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार सेना में अपनी सेवा देकर लौटे अग्निवीरों को आरक्षण देगी, यूपी पुलिस पीएससी में आरक्षण दिया जाएगा। आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री ने क्या कहा अग्निवीरों को लेकर। बीएसएफ ने, सीआरपीएफ ने, सीआईएसएफ ने, अन्य तमाम हमारे जो पैरामिलिट्री हैं, उन्होंने भी इस बात की घोषणा की है और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस बात को कहा है कि अग्निवीर की योजना जैसे आगे बढ़ती है और जब ये अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में, पीएसी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की एक सुविधा देंगे, वेटेज देंगे। उनके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा हम अपनी सेना, अपनी पुलिस में उपलब्ध करवाएंगे। एक ट्रेन्ड मैन पावर हमें मिलेगा, अनुशासित युवा हमें मिलेगा और इसका लाभ राज्य लेने के लिए पूरी तरह हम लोग प्रतिबद्ध होंगे।
और विजय उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में। विजय उपाध्याय जी, ये बड़ा फैसला यूपी सरकार ने लिया है, जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी ऐसा ही ऐलान किया, पर विपक्ष साफ कर चुका है कि अगर विपक्ष की सरकार आती है तो सबसे पहले अग्निवीर को खत्म किया जाएगा, और दूसरी तरफ जो सेवानिवृत्त होकर लौटेंगे उनको एक फिक्स कोटे के तहत पुलिस या पीएससी में अकोमोडेट करना। परसेप्शन बदलेगा इससे? नहीं, देखिए, अग्निवीरों के लिए जो कदम राज्यों के द्वारा उठाया जा रहा है, इसके अलावा सीआरपीएफ और दूसरी सीआईएसएफ, दूसरी जो सेंट्रल फोर्सेज हैं, उसमें भी भर्ती के लिए जो कदम उठाए गए, निश्चित तौर पे वो अच्छे कदम है। देखिए, 1962 में जब चीन वार हुआ था, उस समय से हमारी सेना के जो जवान हैं उनकी उम्र को लेकर एक बहस सेना के अंदर चल रही थी, और एक बहुत लंबी जद्दोजहद के बाद अग्निवीर योजना लागू की गई थी। अब एक समाज में परसेप्शन बना है कि सेना की नौकरी करिए, बाद में रिटायरमेंट के बाद लंबे समय तक पेंशन लीजिए। ये एक अच्छी बात है, ठीक है, इससे एक सोशल सिक्योरिटी बनती है, लेकिन सवाल सेना की मुस्तैदी और जोश का है। अगर युवा कम होंगे, अगर 35 ईयर एज की एवरेज सेना में होंगे, तो निश्चित तौर पे वो जोश नहीं होगा। आप देखिए, स्पोर्ट्स में भी जो खिलाड़ी होते हैं 35 के पहुंचते पहुंचते रिटायर हो जाते हैं, तो सेना में तो और ज्यादा जोश की जरूरत होती है। जितनी ज्यादा सेनाएं युवा रहेंगी, क्योंकि आजकल की सेना हाईटेक सेना है, इसमें लोगों की जरूरत है, सैनिकों की जरूरत है, लेकिन जो विजय जी, ये दलील आप दे रहे हैं और ये दलील सरकार भी दे रही है। आज पेंशन से जुड़ी बात प्रधानमंत्री मोदी ने भी कही और कहा कि विपक्ष ऐसी चीज को लेकर, सेना को लेकर राजनीति करने जा रहा है या उसके बीच में फूट डालने जा रहा है, जो परिस्थिति अब नहीं, आज से 30 साल बाद बनेगी कि भाई पेंशन मिलेगी नहीं मिलेगी, उसे लेके एक इनसिक्योरिटी का माहौल बनाया जा रहा है नौजवान के सामने। अनुराग जी, देखिए, अग्निवीर की जहां तक सवाल है, आपने अग्निवीर को नौकरी कितने दिन की दी है? 4 साल की। एक बार कोई कह रहा है कि हम भाई उत्तर प्रदेश में बोला कि हम उनको आरक्षण देंगे। अरे भैया, आप ये क्यों नहीं कहते कि अग्निवीर जैसे ही उसकी नौकरी अगर 4 साल की पूरी होती है तो उसको किसी न किसी फोर्स में उसको रोजगार, उसकी नौकरी की गारंटी, ये देने में दिक्कत क्या हो रही है? कोई कह रहा है 5% देंगे, कोई कह रहा है 10% देंगे, कोई कह रहा है फलाना % देंगे। अरे भैया, ये किसको आप बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं? भाई, आप सीधा सीधा बोल दीजिए ना। जब इस सब मिला के अगर 100% अगर आपकी कहने से हो जा रहा है, तो आप बोल दो कि भाई जैसे ही आप रोजगार, नौकरी आपकी 4 साल की खत्म हो गई, ये इस जगह आपकी नौकरी की गारंटी है। ये गारंटी देने में क्या दिक्कत है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 5 साल के लिए चुना जाएगा, एक निश्चित कोटा जिसकी बात हो रही है कि स्टेट पुलिसिंग या पीएससी में उनको दिया जाएगा। विपक्ष मांग कर रहा है कि 100% उनका प्लेसमेंट हो, पेंशन भी नहीं मिलेगी, उसको कैंटीन की फैसिलिटी भी नहीं मिलेगी। नहीं है, सेना केवल नौकरी नहीं है, सेना साधना है, सेना एक बड़ा लक्ष्य है, सेना एक है, सेना एक केवल रोजगार तक, वेतन तक, पेंशन तक अगर सीमित कर देते हैं तो मुझे लगता है आप देश की सेना को कमतर ना करें। राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाने का काम किया है, लेकिन ये प्लान सेना के भीतर से ही निकल करके, सेना के भीतर। और आज अग्निवीरों के संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार की घोषणा या मध्य प्रदेश सरकार की घोषणा, और मिलकर के प्रोत्साहित करने का काम करें। ये साफ तरीके से अपनी बात को नहीं रखा जा सकता। यहाँ तमाम बातें हो रही थी, लेकिन मैं आप लोग का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि 2020 और 21 में जब कोविड की वजह से आर्मी में भर्तियां नहीं हो पाई थी, ऑलरेडी हमारे आर्मी में कितनी और नेवी में कितनी शॉर्टेज है। एक 10 सेकंड में आपको आंकड़ा बस बता दूं, सिर्फ आर्मी में 7,500 ऑफिसर्स और 1,00,000 जवानों की शॉर्टेज है। एयरफोर्स में 527 ऑफिसर्स और 5,000 जवानों की शॉर्टेज है। और इसके बावजूद अग्निवीर से के और भी जो डिसएडवांटेजेस है उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। मैं एक घटना की ओर आप लोगों का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, जो मोहाली में हुई है और पीएससी में जो उनको एक रिजर्व, जो युवाओं का कोप उसे भोगना पड़ रहा है, कहीं उसको दिक्कत ना हो, कहीं उसे नुकसान ना हो जाए चुनाव में, उसको देखते हुए सरकार अपनी तरफ से भरपाई करना चाहती है। लेकिन इसका सही असल में इलाज अग्निवीर को पूरी तरह से खत्म करना है। क्या सरकार ने कोशिश नहीं की? इस बार अग्निवीर को इन लोगों ने अमेंड किया, कुछ और इसमें प्रावधान लाए, लेकिन अगर सरकार अपनी तरफ से आगे से बढ़ के दे रही है, जो बातें कर रहे थे सेवा भाव और देश की, ये बात सही है कि कोई भी युवक जो आर्मी में जाता है वो देश की सेवा भाव से जाता है, लेकिन उसके बाद अग्निवीर उस सेवा भाव पे सवाल नहीं उठाता है। सवाल उठाता है कि जब उस देश की सेवा करके उसे छोड़ा जाएगा, तब उसके साथ क्या होगा। क्या देश की सेवा करने वालों को आप लोग क्या जवाब देना चाहते हैं? उनके लिए आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? अग्निवीर का असली सवाल वो है, ये सवाल नहीं है कि वो उसके ध्येय क्या है। और ये निश्चित रूप से सरकार समझ रही है कि उससे गलती हो रही है, युवा उससे नाराज है, इसीलिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। क्या ये पॉलिटिकल कवर अप है? क्या ये पॉलिटिकल कवर अप है?
मुद्दों पर सरकार के जो फैसले हैं उसको लेके अपोजिशन लगातार सवाल उठाता है और अपोजिशन का हक है पूरी मुस्तैदी से सवाल उठाए। इनको लगता है कि अग्निवीर योजना बहुत गलत है। भारत में असल में जॉब सिक्योरिटी बहुत बड़ी चीज है। हर जगह जो है पेंशन मांग को लेकर, पुरानी पेंशन को लेकर भी हमेशा चर्चा होती है कि पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। लेकिन जो जनरल पब्लिक है उसके लिए जो सुविधाएं हैं, जो समाज कल्याण की योजनाएं हैं, जो एजुकेशन की क्वालिटी सुधारने की बात है, इस तरह की बहुत से ऐसी चीजें हैं जहां बहुत कुछ करने की जरूरत थी और लंबे वर्षों पहले कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं, बहुत सी चीजें नहीं हुई। अग्निवीर का मुद्दा इसलिए गर्म है कि भाई सेना को माना जाता है कि सबसे बड़ा। बिल्कुल विजय जी, एक अपडेट अपने दर्शकों को दे दे। खबर अभी अभी आई है और बड़ी खबर कि अब सीएम धामी ने भी ऐलान कर दिया है उत्तराखंड में भी अग्निवीरों को, जो लोग सेवानिवृत्त होकर लौटेंगे उनको भी यहां मौका दिया जाएगा, उनको आरक्षण दिया जाएगा और यहां पर उनका इंतजाम किया जाएगा। सीएम धामी ने आरक्षण का ऐलान किया है। यूपी और एमपी के बाद अब उत्तराखंड में भी सुरक्षा बल में आरक्षण अग्निवीरों को दिया जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है हमारे बीच में। सिर्फ एक मुझे लगता है देखिए एक और फायदा क्या होगा, ये केवल नेशनल सिक्योरिटी नहीं, अब इंटरनल सिक्योरिटी में भी आपको स्किल्ड लोग मिलेंगे। आप पुलिस की जो एक लगातार छवि बन गई थी ना, उस छवि में एक बड़ा बदलाव होगा, बड़ा परिवर्तन होगा। और बिहार इसका उदाहरण है कि बिहार की पुलिस में जब एक्स आर्मीज की भर्ती हुई ना, तो बिहार की पुलिस की छवि कैसे बदली है। ये अग्निवीर आएंगे तो निश्चित तौर पर पुलिसिंग में एक बड़ा परिवर्तन होते हुए दिखाई पड़ेगा और उससे क्राइम कंट्रोल करने में भी आपको बड़ा एक परिवर्तन होते हुए दिखाई देगा। अग्निवीर को लेकर फिलहाल यूपी सरकार, उसके बाद एमपी सरकार और उत्तराखंड सरकार ने बड़े ऐलान किए हैं। लेकिन एक और सियासी घटनाक्रम का यहां जिक्र करना जरूरी है अनुराग जी। अपना दल के पल्लवी पटेल से मुलाकात की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और अभी थोड़े दिनों पहले अनुप्रिया पटेल ने आरक्षण पर एक चिट्ठी लिखी थी यूपी सरकार को और उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्तियों को लेकर कुछ सवाल पूछे थे। उसके बाद अब इस मुलाकात को लोग कई मायनों में देख रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं ना भाई, मुख्यमंत्री हैं तो कोई भी विधायक या कोई मंत्री जाके मिल सकता है, वो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर में जो सरकार में अस्थिरता है, जो सरकार में आपसी झगड़ा है, जो इनके आपस में मंत्रियों में तनाव चल रहा है, जिस तरह का मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम और दिल्ली और लखनऊ के बीच में जो दूरियां खींचती जा रही हैं, दिल्ली लखनऊ को कंट्रोल करना चाहता है, दिल्ली चाहता है कि मेरे अंडर में लखनऊ रहे, उत्तर प्रदेश हमारे कंट्रोल से चले, और लखनऊ चाहता है नहीं उत्तर प्रदेश ये जो आपने पंक्ति दर पंक्ति कहानी बताई अनुराग जी, लेकिन फिर मानसून ऑफर आप किसको दे रहे हैं? और वो ऑफर अब भी वैलिड है, धर्मेंद्र यादव का कहना है, अभी भी चल रहा है मानसून ऑफर। नहीं, बिल्कुल मानसून ऑफर तो रहेगा, क्योंकि हमें जनता की चिंता है। ये जो इंजन दोनों आपस में टकरा रहे हैं, बोगियां भी आपस में टकरा रही है, लोग कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, राकेश जी हमें तो जनता की अपना घर बचाइए। अनुराग भदौरिया, एक झरोखा सामने थोड़ा खोला था तो आधा दर्जन विधायक आपके सड़क कर भाजपा के साथ आ गए। क्या आज आ गए कि नहीं आ गए? जरा खोल करके देखिए, इतिहास देखिए ना। अभी पिछले दिनों की बात है, 2 महीने भी नहीं बीते हैं, अभी एक छोटा सा झरोखा खोला था, दरवाजा खोल दिया तो पार्टी साफ हो जाएगी, ये सफा हो जाएगी। इसलिए अपना घर बचाइए। आपका कौन कौन विधायक रात अंधेरे आजकल अलग अलग समय पर आकर के मुलाकात कर रहा है, कहां किससे फरियाद कर रहा है, सब जानते हैं कि काट के आंडी बार बार नहीं चढ़ती है। अखिलेश यादव जी की राजनीति उनको कहीं लेकर के जाने वाली नहीं है। बड़ी मुश्किल से उनकी कुछ सीटें आ गई हैं, लेकिन उनका सपना तो फिर भी छन छन टूट ही गया ना कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने एक ऐलान भी किया है, कहा है जो पार्टी छोड़कर भाजपा में गया उसकी ना तो वापसी होगी और उसकी सिफारिश जो लेकर आएगा उसे भी पार्टी से बाहर कर देंगे। कौन जा रहा है अखिलेश जी के पास? कोई अखिलेश जी के पास जाने को तैयार हो तब तो ना। अखिलेश जी इंतजार कर रहे हैं बैठ करके कोई हमारे पास आए। उनके तमाम विधायक अभी जैसे ही नाम लिया आपने पल्लवी पटेल जी का, देखिए अनुराग भदौरिया की जबान लड़खड़ाने लगी थी, डर लगने लगा इन्हें कहीं पल्लवी पटेल इनको छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ ना आ जाए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज पूरी तरह से सशक्त, मजबूत और लोकतांत्रिक ढंग से चलने वाली है। ये कोई परिवार का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है ना कि परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो। अपने विधायक बचाइए, अपना घर संभालिए। समर्थन समाजवादी पार्टी के पास है, बीजेपी की। अब तो नाव डूब रही है, तो डूबने वाले नाव में बैठेगा कौन? पहले तो बता दो, तूफान में फंस गई, वो भी तूफान में कश्ती फंसी है। तूफान तो छोड़ो, नाव नहीं बीजेपी का जहाज है भाई, ये नाव तो टूटी हुई आपकी है। समय खत्म हो रहा है और सियासी वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप जारी हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके शीर्ष नेतृत्व के बीच में लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए।
तो अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी में करप्शन से मंत्री परेशान हैं और यूपी सरकार पर उन्होंने निशाना साधा, जिसके बाद बीजेपी ने अखिलेश यादव को एसपी सरकार की याद दिलाई कि कैसे उनके कार्यकाल में दंगे, करप्शन, कर्फ्यू ये सब कुछ लगा करता था। अग्निवीरों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है, सरकारी नौकरियों में उनको आरक्षण देने की बात कही है। लेकिन इस सब के बीच केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच चल रही सियासी जबानी जंग बड़ी दिलचस्प हो चली है। एक बार फिर से यूपी का सियासी पारा हाई हो गया है। महाबहस में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।